आरती एक पंडिताइन थी जो हर समय पूजा पाठ में लीन रहती थी। अगर किसी पशु पर जुल्म होता वो देखती तो उसे बहुत दुख होता और वो उस जानवर को बचाने के लिए सभी से लड़ जाती। पर क्या हो जब एक पंडित लड़की की शादी किसी जल्लाद घर में हो जाए। आरती इस बात से अनजान थी कि उसके लिए जो रिश्ता आया है वो परिवार जल्लाद है, मांस मच्छी बेचने का काम करता है। क्योंकि आरती अनाथ थी इसलिए उसके चाचा चाची ने उसकी परवरिश करी थी। वो लोग आरती से बस अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर आरती के लिए आदर्श नाम के लड़के का रिश्ता देखते हैं। कुछ देर बाद जब आरती घर में आती है तो वो अपने घर में कुछ रिश्तेदारों को देखती है। लो आ गई हमारे घर की बेटी, यही है आरती। वैसे आपके बेटे आदर्श और मेरी भतीजी आरती की जोड़ी लगता है भगवान ने फुर्सत से बनाई है। सही कह रही हो, हमें तो तुम्हारी भतीजी पसंद है। अब तो तुम चट मंगनी पट ब्याह करा दो। जानती हो ना हमारा व्यापार वैसे है, हमें समय नहीं मिल पाता। बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों ने समय निकाला है अपने बेटे की शादी के लिए। अब आरती की चाची बिना आरती की मर्जी पूछे उसकी शादी आदर्श से करवा देती है, पर आरती भी कुछ नहीं बोलती। पर ये क्या, शादी के पहले ही दिन आरती देखती है कि उसकी सास ने घर के बाहर बहुत सारी मछलियाँ लाकर रखी हुई है। माँ जी ये क्या है, आपने घर के बाहर इतनी सारी मछलियाँ क्यों रखी हैं? इन मछलियों की वजह से कितनी बदबू आ रही है। अब तो जानती है ना कि मेरा पूजा करने का समय हो चुका है। इन मछलियों को जल्दी से हटाइए। अरे ओ बहू, तू अपनी पूजा पाठ बाद में करना, पहले हमारे काम में हाथ बटा। हम लोगों का काम है मुर्गी मछली बेचने का। हम जल्लाद लोग हैं, पूजा पाठ करने से ज्यादा अपने काम को पूजते हैं। क्या आप जल्लाद हैं माँ जी? इन जानवरों की जान लेकर आपको क्या मिलेगा? इंसान को पशु नहीं खाने चाहिए। अरे ओ मेरे पंडित बहू, पूजा पाठ में लीन रहने वाली, अगर हमने मांस मच्छी नहीं खाई तो ये मांस मच्छी हमें खा जाएंगे। जानती भी है इनकी प्रजाति कितनी बड़ी होती है। हे भगवान, इन बेजुबान जानवरों की मदद कीजिए, इनकी जान बचा लीजिए। मेरी जल्लाद सुर्पनखा सास है ना, वो इनको मार कर बेच देगी या फिर खा जाएगी और कुछ दुष्ट प्राणी लोग इन्हें खाएंगे। हे भगवान, इन्हें कुछ भी करके बचा लीजिए। अरे बहू, ये कैसी प्रार्थना कर रही है तू? तू तो हमें रोड पर ला देगी। तुझे जो करना है कर, तू बस मेरे रास्ते से हट जा। इतना बोलकर सुर्पनखा अपनी बहू को वहाँ से हटा देती है और खुद मछलियों को काटने लगती है। ये देखकर आरती से बर्दाश्त नहीं होता और वो सारी मछलियों को ले जाकर नदी में फेंक देती है। अरे गवार औरत, तू क्या पागल है? तूने सारी मछली नदी में क्यों फेंकी? तू जानती भी है हमारा कितना नुकसान हो गया। माँ जी, मैं अपने सामने किसी भी निर्दोष जानवर की मौत तो होने नहीं दूंगी। अगर आप लोगों को काम ही करना है तो कुछ अच्छा काम कीजिए ना, जल्लाद वाला काम क्यों करना? देख भाई, हम जल्लाद हैं और हमारे सीने में दिल नहीं, पत्थर होता है, पत्थर। अगर मेरे दिमाग की खोपड़ी घूमी ना तो मैं तुझे ही काट कर बेच दूंगी। इसीलिए चुपचाप मुझे मेरा काम करने दे। आज तो तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से माफ नहीं करूंगी, समझी? आरती की वजह से सुर्पनखा का काफी नुकसान हो चुका था। अब वो अपने बेटे आदर्श के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद आदर्श कुछ मुर्गी और बकरियां लेकर आता है उन्हें हलाल करने के लिए, पर इस बार भी आरती बीच में आ जाती है और अपने पति को रोकने लगती है। मैं अपने जीते जी इन पशु की जान आप लोगों को लेने नहीं दूंगी। आप इनकी हत्या नहीं कर सकते। माँ, ये आरती पागल हो गई है क्या? क्या आपने इसके घर वालों को बताया नहीं था कि हम लोग जल्लाद हैं? बताया था बेटा, पर इसकी चाची ने मुझे ये नहीं बताया कि पंडित है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब जल्लाद के घर में पंडित कैसे रहेगी? और अगर ये इसी तरह से करती रही तो एक दिन तो हम रोड पर आ जाएंगे और हमारा सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा। देखो आरती, हम अपना काम एकदम से नहीं छोड़ सकते, पर हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं कि धीरे धीरे हम जल्लाद का काम छोड़ देंगे। इसीलिए अभी तुम रास्ते से हट जाओ ताकि हम अपना काम कर सकें। देखो, इसके बिना हमारा घर नहीं चल सकता ना। मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं किसी भी निर्दोष जानवर की जान नहीं जाने दूंगी। अगर आप लोगों को इनको मारना ही है ना तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप मुझे मार दीजिए। आप तो जल्लाद है ना, आप लोगों के हाथ भी नहीं कांपेंगे क्योंकि जल्लाद तो इंसान को भी मार देता है। इतना बोलकर आरती घर में चली जाती है
अब आदर्श और सूर्पनखा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अब इसी तरह से 1 हफ्ते गुजर जाते हैं और एक दिन जेल से आदर्श के पास फोन आता है। हेलो, जल्लाद आदर्श से बात हो रही है? हाँ, देखिए जल्लाद जी, एक कैदी है, उसको फांसी की सजा मिली है। अब आपको तो पता ही है कि हमारे देश में बहुत कम जल्लाद बचे हैं, इसीलिए कल समय पर आ जाइएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं कल समय पर आ जाऊंगा। आप अपना जेल का पता दे दीजिए, आ जाऊंगा मैं। आदर्श की सारी बातें आरती सुन लेती है और ये बात सुनकर आरती को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है और एक बार फिर आरती आदर्श से लड़ने लगती है। सच में आप एक जल्लाद हैं। जानवरों को तो मार ही रहे थे, अब आप किसी इंसान की भी जान ले सकते हैं। अरे क्या तुम्हें जल्लाद का मतलब नहीं पता क्या? या तुम्हें यह नहीं पता कि जल्लाद काम क्या करते हैं? अगर मुझे पता होता ना कि तुम एक पंडित हो, कसम से बोल रहे हैं कि तुम्हें इस घर में बहू बना के हम कभी नहीं लाते। अफसोस कि एक जल्लाद के नसीब में एक पंडित लिखी थी, और अगर अब तुम मेरे रास्ते में आई ना तो ये जल्लाद तुम्हें भी फांसी के तख्ते पे चढ़ा देगा, समझी? आदर्श गुस्से में वहां से चला जाता है और आरती भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ करने लगती है और अपने पति को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भगवान से करती है। हे प्रभु, मेरे ससुराल वाले नादान हैं, मेरे पति को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो ताकि वो किसी निर्दोष की जान ना ले सके। बहू, हम तेरी परेशानियों को समझ रहे हैं, इसीलिए हमने मांस मच्छी बेचने का काम छोड़ दिया। पर हम लोग जल्लाद हैं, हमारा काम है गुनहगारों को सजा दिलाना। और आदर्श जिस व्यक्ति को फांसी देने जा रहा है उसमें आदर्श की कोई गलती नहीं, और अपने इस काम के लिए तुझसे पहले वो भगवान से माफी मांगता है अपने इस काम के लिए। पर क्या करे, एक जल्लाद का काम भी तो यही है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आप लोग इतना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं मेरी वजह से। पर क्या आप लोग सिर्फ मेरे लिए जल्लाद का काम छोड़कर कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते? क्या आप लोग मेरे साथ पूजा पाठ में लीन नहीं हो सकते? आरती अपने सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ आदर्श आ जाता है और आरती की बातें सुनकर उससे कहता है, आरती तुम सही कह रही हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगा। पर मैंने जुबान दी है कि कल मुझे जेल जाना ही होगा और उस गुनहगार को उसकी सजा देनी ही होगी। बस कल के बाद तुम्हारा पति किसी की जान नहीं लेगा, और अब मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। क्या पता तुम्हारे साथ पूजा पाठ करने के बाद भगवान मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दें। आप सच कह रहे हैं ना? भगवान की कसम खाइए, और मेरी भी। मैं कसम खाकर कह रहा हूं, कल के बाद मैं फिर कभी भी जल्लाद वाला कोई काम नहीं करूंगा और ना ही किसी की जान लूंगा। पर कल जिसे मैं फांसी देने जा रहा हूं ना, वो कोई निर्दोष नहीं है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है जिसने तुम जैसी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। इसीलिए मुझे उसको उसकी सजा देनी होगी। अब आरती भी आदर्श की बातों को समझ जाती है। अगले दिन आदर्श जेल जाता है और उस गुनहगार को फांसी के तख्ते पर लटका देता है, पर घर पर आकर अपने गुनाहों की माफी भगवान से मांगता है और आरती के साथ पूजा पाठ में लीन हो जाता है। जिसके बाद आदर्श और उसकी माँ फिर कभी जल्लाद वाला कोई भी काम नहीं करते और आरती के साथ पूजा पाठ में लीन रहते हैं। अनुराधा बहुत ही गरीब औरत थी, साथ ही बहुत ही मेहनती भी थी। वो मेहनत से कमाना और खाना जानती थी। परिवार में अनुराधा की जवान बेटी, जिसका नाम सोनी था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। अनुराधा एक अमीर घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उस अमीर घर में अनुराधा के साथ एक और नौकरानी थी जिसका नाम सीमा था। अनुराधा और सीमा दोनों घर का सारा काम संभाला करती थी। ऐसे ही एक दिन घर की मालकिन जानकी देवी, जो कि अपने कमरे में अपने कुछ कीमती जेवर संभाल कर तिजोरी में रखकर चाबी अपने तकिए के नीचे रख देती है। जानकी की नौकरानी सीमा यह सब कुछ देख ही रही होती है। उसके मन में इतने सारे कीमती जेवर देखकर लालच आ जाता है और वो जानकी के बाहर आते ही उसके कमरे में जाती है और उसके तकिए के नीचे से चाबी निकालकर तिजोरी खोलकर कुछ जेवर चुरा लेती है। तभी वहाँ अनुराधा आती है और अनुराधा उसे चोरी करते हुए देख लेती है और उससे कहती है, ये सब क्या कर रही हो तुम सीमा? मालकिन के साथ गद्दारी?
अरे उन्होंने कभी भी हमें नौकर नहीं समझा, और तुम उनके साथ ही क्या कर रही हो? कितने भरोसे से वो अपना घर हमारे ऊपर छोड़ देती है। चुपचाप जेवर जहाँ था वहाँ रख दो, वरना मैं मालकिन को सारी बातें बता दूंगी। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरा रास्ता मत काट काली बिल्ली की तरह। तुझे बड़ा शौक है ना तेरी ईमानदारी से काम करने का, तो तू कर। मैं ये जेवर लेकर ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊंगी, और मेरी बात मान तो तू भी कुछ जेवर चुरा ले और तू भी चल। क्या रखा है ऐसे नौकरों वाली जिंदगी में? लेकिन चोरी करना तो भी गलत है ना, किसी का भरोसा तोड़ना उससे भी ज्यादा गलत। मैं मालकिन को जा रही हूँ बताने। अनुराधा के बताने से पहले ही सीमा वो जेवर अनुराधा के हाथ में थमा देती है और जोर जोर से चिल्लाकर मालकिन को वहां बुलाती है और चोरी का सारा इल्जाम अनुराधा के ऊपर लगाते हुए उससे कहती है, मालकिन, अनुराधा ने आपकी तिजोरी से चोरी की है, और ये जेवर लेकर ये आपके घर से भागने वाली थी। उससे पहले ही मैंने आपको इसकी सारी काली करतूतों के बारे में बता दिया। ये सब क्या है अनुराधा? तुम तो हमारी सबसे भरोसेमंद नौकरानी थी, और हमने तुम्हें नौकरानी नहीं बल्कि इस घर का हिस्सा समझा, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया, मेरे भरोसे को तोड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? अगर पैसे की जरूरत थी तो मुझसे एक बार कह देती, मैं तुम्हें पैसे दे देती। मालकिन, आपको लगता है कि मेरा ईमान इतना कमजोर है कि मैं ये सब करूंगी? चोरी दरअसल सीमा ने की है, और जब मैंने इसे रोका तो इसने सारा जेवर मेरे हाथ में रख दिया और आपको सारी झूठी कहानी सुनाने लगी। मालकिन, ये झूठ बोल रही है। आपको लगता है कि मैं चोरी करूंगी? आज तक मैंने कभी कोई चोरी नहीं करी। मेहनत से ईमानदारी से कमाना जानती हूँ, लेकिन इतना गलत काम कभी नहीं किया। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है मालकिन, मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने चोरी नहीं की। जानकी बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ जाती है और तभी जानकी कहती है, चिंता मत करो तुम दोनों, मेरे कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने चोरी की है और किसने नहीं। ये सुनते ही सीमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो रोते हुए जानकी को सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद जानकी सीमा से कहती है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगी, लेकिन तुम कल से यहाँ पर काम पर नहीं आओगे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और अनुराधा के साथ जो तुमने किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जानकी सीमा को काम पर से निकाल देती है। ऐसे ही अगले दिन अनुराधा की तबीयत खराब हो जाती है और अनुराधा अपने बदले सोनी को काम करने के लिए भेज देती है। सोनी जानकी के घर काम करने के लिए आ जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। वह खाना खाकर जानकी को बहुत अच्छा लगता है। सोनी बड़े ही साफ सफाई से घर का पूरा काम करती है। तभी अचानक जानकी के सर में दर्द होने लगता है। जानकी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। ये देखकर सोनी जानकी के पास आती है और जानकी से कहती है, मालकिन, आपके सर में दर्द हो रहा है तो मैं आपके सर में मालिश कर दूं? मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। हाँ बेटा, जरूर। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि तेरी माँ ने तुझे और क्या क्या सिखाया है। रुकिए, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। सोनी तेल लगाकर जानकी के सर की मालिश करना शुरू कर देती है। सोनी द्वारा किए गए चंपी से जानकी को बड़ा ही आनंद आ रहा होता है। चंपी करवाते करवाते जानकी की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जानकी की आंख खुलती है, वो सोनी को खुद के पास ही पाती है। सोनी भी जानकी के पैरों के पास ही सो जाती है। तभी जानकी सोनी को उठाते हुए उससे बोलती है, सोनी बेटा, बहुत देर हो चुकी है, अब तुझे घर जाना चाहिए, और घर जाके अपनी माँ से कहना कि मुझे तेरी माँ से बात करनी है। वो मुझे फोन कर ले या फिर मेरे फोन का वेट करे। वो थोड़ी देर बाद सोनी अपने घर के लिए चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। तभी जानकी का फोन अनुराधा के पास आता है। जानकी अनुराधा से कहती है, अनुराधा, कल से तुम्हें या फिर तुम्हारी बेटी को मेरे घर पर साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ मालकिन, मुझसे कोई भूल हो गई क्या, या फिर मेरी बेटी सोनी से कोई भूल हो गई है? मालकिन, हम पर इतना बड़ा जुल्म मत करो।
हमें अगर आपने काम से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? इस गरीबी में अपनी जवान बेटी को शादी के सपने के लिए कहाँ कहाँ लेकर भटकूंगी और मेहनत करूंगी। अरे मेरी बात तो सुन लो, कल मैं तुम्हारे घर आती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि आखिर में बात क्या है। रात भर अनुराधा और सोनी को नींद नहीं आती। उन दोनों को चिंता सताने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिससे जानकी उन्हें काम पर से आने से मना कर रही है। अगले दिन जानकी अपने बेटे मोहन का रिश्ता लेकर अनुराधा और सोनी के घर जाती है और अनुराधा से उसके गरीब बेटे का हाथ मांगते हुए उसे कहती है, अनुराधा, अब मेरी समधन मेरे ही घर में आके साफ सफाई का काम करेगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब मैं तुम्हारे साथ रिश्तेदारी बनाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी सोनी बहुत पसंद है। मेरा बेटा मोहन डॉक्टर है और उसे मेरी पसंद की ही लड़की चाहिए थी, और मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। सर्वगुण संपन्न है तुम्हारी बेटी। लेकिन मालकिन, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपके साथ रिश्ता जोड़े। मैं गरीब कहाँ से अपनी बेटिया की शादी आपके बेटे से कर पाऊंगी? उसकी चिंता तुम मत करो, बस अपनी बेटी को एक जोड़े में विदा कर देना। बाकी सारा अरेंजमेंट मैं खुद कर लूंगी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बस मुझे ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो दिल से और मन से बहुत अच्छे और सच्चे हों। मुझे तुम्हारी बेटी और तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ। पूरा समाज आपके ऊपर हंसेगा कि आपने गरीब लोगों के साथ रिश्तेदारी जोड़ी है। मैं नहीं चाहती कि आपका मजाक बने हमारी वजह से मालकिन। अनुराधा, तुम कौन से समय में जी रही हो? आज के समय में कौन उन 4 लोगों के बारे में सोचता है? और तुम जिन 4 लोगों की बातें कर रही हो या फिर जिस समाज की बातें कर रही हो, वो समाज क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा हमारे पीठ पीछे हमारी चुगलियां करेंगे। हमारे सामने बोलने की हिम्मत तो होती नहीं है इन लोगों की। इसीलिए इन 4 लोगों की या फिर इस नाम के समाज के बारे में सोचना बंद करो। जानकी सोनी के हाथ पर कुछ शगुन का सामान रखकर रिश्ता पक्का कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जानकी अपने बेटे मोहन को सोनी के बारे में बताती है। मोहन को भी सोनी शादी के लिए पसंद आ जाती है। कुछ समय बाद अनुराधा और जानकी दोनों मिलकर अपने बच्चों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाते हैं। शादी के बाद सोनी अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन जीती है। नेहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। नेहा अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। नेहा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर गरीबी की वजह से वो ज्यादा पढ़ नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन नेहा के गांव में एक महामारी फैल जाती है और गांव के ज्यादातर बूढ़े बुजुर्ग लोग बीमार पड़ने लगते हैं। माँ, पापा, आप दोनों कुछ दिनों तक घर से बाहर जाना बंद कर दो। जानते हो ना, गांव में एक कैसी महामारी फैली है। अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? बिना तेरी शादी किए मैं और तेरी माँ नहीं मरने वाले। और वैसे भी अगर मैं बाहर जाकर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? नेहा बेटा, तू अपने पिता की और मेरी चिंता करना छोड़ दे। हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये बीमारी उन्हीं को हो रही है जो पहले से बीमार है या जिसे पहले से कोई बीमारी है। तेरे माता पिता बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब चिंता मत कर। जानती हूँ माँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे फिर भी आप दोनों की फिक्र लगी रहती है। अच्छा, अब आप दोनों जाकर खेत में काम कर सकते हैं। मैं गांव में बीमार लोगों को देखने जा रही हूँ। अपने पिता की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और उसके पिता काम के लिए चले जाते हैं। नेहा को अपने पिता की चिंता होती है, इसलिए वो भी खेत में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पिता सही से काम कर रहे हैं। नेहा घर के लिए वापस आने लगती है। तभी उसकी टक्कर राहुल नाम के लड़के से होती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं। वैसे यहाँ सरकारी कैंप कहाँ लगा है? इस गांव में कोई महामारी फैली है ना? आप कौन है और आपको कैसे पता? मैं एक डॉक्टर हूँ और शहर से यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब आप गांव में नए हैं। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ और आपको कैंप तक ले जाती हूँ। अब राहुल कैंप में बीमार लोगों का इलाज करता और नेहा अपने गांव के सभी बूढ़े लोगों को राहुल के कैंप में ले जाती। ऐसे ही एक दिन राहुल नेहा से बोलता है, नेहा, मुझे एक नर्स की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम कर सकती हो? पर मुझे तो नर्स का कोई काम नहीं आता। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नेहा राहुल की बात मान जाती है और उसके साथ कैंप में रहकर काम करने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गांव की लड़की से प्यार हो जाएगा। कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ रहकर नर्स का काम कर पाऊंगी या कभी प्यार कर पाऊंगी। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि मैं घर वालों की मर्जी से ही शादी करूंगी। अच्छा, क्या अब भी तुम घर वालों की मर्जी से शादी करोगी? अब तो तुम मेरी जिंदगी में आ चुके हो, अब किसी और के बारे में सोचना है कि जब तुम मेरे साथ हो। नेहा और राहुल एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक नेहा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो कैंप नहीं जा पाती। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसकी उल्टी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और वो बार बार चक्कर खाकर गिर रही थी और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। कितने दिन हो गए मुझे बीमार पड़े, मैं कैंप भी नहीं जा पा रही। लगता है अब मुझे अपनी दवाई लेनी ही पड़ेगी। और राहुल भी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं उसको अपनी तबीयत के बारे में बता देती हूँ। अब नेहा बिना कोई देरी करे राहुल को मैसेज कर देती है और जैसे ही दवाई लेने के लिए बिस्तर से उठती है, वो चक्कर खाकर फिर से बेहोश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक नेहा बीमार रहती है और इसी बीच राहुल बिना नेहा को बताए अपना फोन बंद कर लेता है और शहर वापस चला जाता है। और कुछ दिनों बाद नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे अपने प्रेग्नेंट होने का पता चलता है तो वो सबसे पहले भागती हुई राहुल के घर जाती है, जो राहुल ने कुछ महीने के लिए किराए पर लिया हुआ था। राहुल, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नेहा बार बार घर का दरवाजा पीटती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद नेहा घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। राहुल, ऐसे समय में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा और तुम भी यहाँ पर नहीं हो। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कौन से शहर में रहते हो, कहाँ रहते हो। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूँ? बेचारी नेहा रोती बिलखती घर जाती है और इस राज को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगती है। पर नेहा का ये राज ऐसा राज था जो छुपाए नहीं छुप सकता था और आखिरकार एक दिन उसके घर वालों को भी पता चल जाता है। इतना बड़ा धोखा, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तूने कभी सोचा भी है अगर गांव वालों को पता चल गया कि मेरी बेटी बिन बिहाई माँ बनने वाली है तो गांव वाले हमारे साथ क्या करेंगे? अब कौन करेगा तुमसे शादी, कौन थामेगा तेरा हाथ? तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। बेशर्म, तूने गलती नहीं पाप किया है। तूने हमारी इज्जत उछाल दी है पूरे समाज में। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा मैं बेऔलाद रहता। देख नेहा बेटा, हम अमीर नहीं है जो इस बात को दबा ले या मोटी रकम देकर तेरी शादी करवा दे। इसीलिए अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। तू कल सुबह मेरे साथ हॉस्पिटल चल और अपने इस पाप को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दे। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम खुद एक माँ होकर दूसरी माँ से कैसे बातें कर सकती हो? मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। इसमें एक नन्ही सी जान की क्या गलती? ये तो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई। अगर तू अपने होने वाले बच्चे को नहीं मार सकती तो खुद को मार दे या हमें मार दे। ऐसे भी तूने जो किया है ना, उससे हम वैसे ही जीते जी मर चुके हैं। नेहा बेटा, मान जा मेरी बात और गिरा दे अपनी इस बच्ची को। इस बच्चे से छुटकारा पाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। मैंने सच्चा प्यार किया था और ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है। राहुल ने मुझे धोखा दिया है, मैंने नहीं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तू अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। आज से हम भी तेरे माँ बाप नहीं, तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं। नेहा के माता पिता नेहा की इस गलती के लिए उसे माफ नहीं कर पाते और घर से निकाल देते हैं। पर नेहा भी हिम्मत नहीं हारती और अकेले ही घर छोड़कर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अकेले पालूंगी और इस दुनिया में लाऊंगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अब नेहा अपना सामान लेकर एक छोटे से शहर में चली जाती है और एक छोटी सी नौकरी करने लगती है। बहुत जल्द नेहा को एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद नेहा अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करती है और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।